तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आरजीपीवी बीटेक फिफ्थ सेमेस्टर का काफी इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है, काफी पॉपुलर सब्जेक्ट है और ये कॉमन सब्जेक्ट है जो कि हर कॉलेज के स्टूडेंट को पढ़ना है। और बेसिकली जो बुक आपके सामने दिख रहा है, बेसिकली आपको पता होगा कि ये बुक कौन सा है। और इस बुक के मेन पर्पस ये है इस बुक से पढ़ाने का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस बुक को रिफर करते हैं पढ़ना। तो आज की वीडियो सीरीज के अंदर मैं बात करूंगा कि आपको फर्स्ट यूनिट, यानी आज हम लोग फर्स्ट यूनिट को डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट यूनिट से आपको किन किन टॉपिक्स को लिखने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स को स्किप करने हैं। उन सारे टॉपिक्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं बताऊंगा, एक एक लाइन को मैं कोशिश करूंगा कि पढ़ के आपको समझाया जाए। जो चीजें समझाने लायक है मैं उसको जरूर समझाऊंगा, और जो चीजें स्किप करने की जरूरत है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा कि आपको कौन कौन से पार्ट को स्किप करना है। एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं आपके कंफ्यूजन आपको क्रिएट कर सकती हैं। तो आपको कहीं दिक्कत परेशानी ना हो, इसके लिए वीडियो सीरीज ये बन रहा है। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने टीओसी यानी थ्योरी ऑफ कंपटीशन के रिगार्डिंग भी वीडियोस को ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो कौन कौन से चीजें हैं यहाँ पे, हम उस पे विशेष करके ध्यान देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले डीबीएमएस होता क्या है। तो डीबीएमएस ऑल्सो स्टैंड फॉर द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी आपको क्या करना है, डीबीएमएस के नाम से एक हेडिंग बना लेना है और उसके अंदर ये जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं इन पॉइंट्स को एक बार पढ़ लेना है। और उन सारी चीजों को पैराग्राफ में ना लिख के क्या करना है, आपको एरो देके पॉइंट देके चीजों को लिखना है, ताकि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर रहेगा और चीजें क्लियर दिखेंगी आपको, तो याद करने में भी आसानी होगा और समझने में भी आपको आसानी होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा एंड सेट ऑफ प्रोग्राम टू एक्सेस दोज डेटा। यानी जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो एक प्रकार का कलेक्शन होता है जो इंटर रिलेटेड डेटा होते हैं, यानी जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं डेटा, और जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो एक्सेस करते हैं इन डेटा को। तो बेसिकली इसका काम यही होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ डेटा यूजुअली रिफर्स टू एज द डेटाबेस कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू एन इंटरप्राइज। यानी जो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जो यूजुअली रिफर किया जाता है एक डेटाबेस के द्वारा, वो कंटेंट करता है कुछ इंफॉर्मेशन को जो रिलेवेंट होता है उसके इंटरप्राइज से। अगला पॉइंट कह रहा है कि द प्राइमरी गोल ऑफ अ डीबीएमएस इज टू प्रोवाइड अ वे टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटाबेस इंफॉर्मेशन दैट इज बोथ कन्वेंशियंट एंड इफिशिएंट। यानी जो कह सकते हैं कि जो प्राइमरी गोल होता है डीबीएमएस का, वो प्रोवाइड करना होता है एक तरीके को जो स्टोर करे और रिट्रीव करे डेटाबेस के इंफॉर्मेशन को कन्वेंशनल मेथड में भी और इफिशिएंट मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगला पॉइंट कह रहा है कि डेटाबेस सिस्टम्स आर डिजाइन टू मैनेज लार्ज बॉडीज ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं वो डिजाइन किए जाते हैं मैनेज करने के लिए जो भी लार्ज बॉडीज होती हैं ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके लिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि मैनेजमेंट ऑफ डेटा इन्वॉल्व्स बोथ डिफाइनिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी जो मैनेजमेंट डेटा का होता है वो इन्वॉल्व होता है दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफाइनिंग स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर द स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म से फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। एंड लास्ट पॉइंट कह रहा है कि इन एडिशन द डेटाबेस सिस्टम मस्ट इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड डिस्पाइट सिस्टम क्रैशेस और अटेम्प्ट एट अनऑथराइज्ड एक्सेस। यानी जो भी चीजें होती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होता है, उसको सिक्योरिटी प्रदान करने का जो काम होता है वो डेटाबेस का होता है। और यहाँ पे एक सब टॉपिक आपको मिलेगा, डिफरेंशिएट द टर्म डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। यानी डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, नॉलेज क्या होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपके वाइवा में और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होती है। तो डेटा क्या होता है, तो डेटा इज द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर्स। यानी डेटा बेसिकली कलेक्शन होते हैं और रॉ फैक्ट होते हैं और फिगर्स होते हैं। Whereas information is result of the data processing which can be used to help people in the decision making। यानी जो बेसिकली क्या करता है, लोगों को फिगर को देख के, डेटा के कलेक्शन को देख के चीजें बहुत सारी समझ में आ जाती हैं। इसी के लिए ये जो डेटा है उसका यूज किया जाता है। लेकिन नॉलेज क्या होता है, बट नॉलेज इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन। नॉलेज क्या होता है, इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन का क्या होता है, कलेक्शन होता है। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि इन द डेटा इज वन रोल ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी डेटा का एक रोल ऑफ इंफॉर्मेशन भी होता है। वेयर एज इन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, इन द केस ऑफ नॉलेज इंफॉर्मेशन इज द मेन एलिमेंट। इज दैट क्लियर। तो ये भी आपका टॉपिक कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक टॉपिक आप और भी आता है, डेटा इनकंसिस्टेंसी। ये भी टॉपिक डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को भी मिस नहीं करना है।
इसको भी आपको लिखने की जरूरत है। आप एक हेडिंग बना लीजिएगा और डेटा इनकंसिस्टेंसी आप लिखिएगा। अगर आपको इस बुक का लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिएगा, गूगल से भी चीजों को देख के आप उनके लैंग्वेज को गूगल से भी देख के लिख सकते हैं, जो भी आपको सफिशिएंट लगे। या फिर बहुत सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे, या फिर अगर आप चाहें तो हमारे डीबीएमएस को नोट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। नोट्स का जो प्रोसीजर है मैंने ऑलरेडी बता रखा है। टेलीग्राम के माध्यम से आपको डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करना है और वहां से आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आता है कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जब डेटा जो आपका रिडंडेंसी होता है, यानी डेटा को जब हम रीड करते हैं उस दौरान बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। जिन प्रॉब्लम्स का जानना भी बेहद जरूरी है, तो उसके रिगार्डिंग आपको डेटा रिडंडेंसी के नाम से एक पॉइंट बना लेना है, एक हेडिंग बना लेना है और उस हेडिंग के अंदर इन सारे पॉइंट्स को आपको लिखने की जरूरत है। और कोशिश कीजिएगा पॉइंट काफी छोटा रहे और बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपका क्लियर रहेगा तो आप अच्छे से एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। सारे पैराग्राफ को आपको नहीं लिखने हैं, वही लिखिएगा जो आपको लगे कि हाँ जरूरियात चीजें हैं, और पॉइंट वाइज देके इनके पैराग्राफ से थोड़े से चीजों को इधर उधर से काट छाट के आप लिख लीजिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, अगला आपका आता है डेटा डिक्शनरी। क्या होता है डेटा डिक्शनरी? डिक्शनरी बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है और वहां से चीजें उठाई जा सकती हैं यूज के लिए। तो डेटा डिक्शनरी के नाम से भी आपको एक हेडिंग बनाना है और उस हेडिंग के अंदर आप लिख सकते हैं इन चीजों को जो कि यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि समझने में चीजों को आपके लिए आसानी रहेगी। और यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन 2 टियर एंड 3 टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर काफी इंपॉर्टेंट, काफी पॉपुलर टॉपिक है फ्रेंड, क्योंकि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ये कई बार पूछे जाते हैं, इनके बीच का डिफरेंस पूछा जाता है। तो कुछ लिखे ना लिखे, फिगर का रिप्रेजेंटेशन बेहद जरूरी है। मैं बार बार हर एक वीडियो सीरीज के अंदर कहता हूं, अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर किसी टॉपिक में आपका फिगर है या फिर किसी सब्जेक्ट के अंदर किसी टॉपिक में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपका होना चाहिए कि वो तो कम से कम क्लियर होना चाहिए किसी भी हाल में। क्योंकि अगर लेवल किसी भी हाल में बढ़ता है तो उस लेवल से आपको बी वेरी प्रिपेयर, आपको प्रिपेयर रहने की जरूरत है। ओके, अब यहाँ पे आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर। आपको एक हेडिंग बनाना है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर के नाम से, और यहाँ पे क्या करना है, ये जो कंप्लीट फिगर आपको दिख रहा है, इस फिगर का बनना आपके लिए बेहद जरूरी है। थ्योरेटिकल पार्ट स्किप हो जाए चलेगा, लेकिन फिगर पार्ट स्किप नहीं होना चाहिए। ये बात आप कान खोल के सुन लीजिए। आप इसको एक गाइडेंस समझ सकते हैं, एक रिक्वेस्ट समझ सकते हैं, एक ऑर्डर समझ सकते हैं, लेकिन फिगर का बनना बेहद जरूरी है। अब यहाँ पे जो भी प्रोसीजर है, सारे प्रोसीजर को आपको पॉइंट देके लिख लेना है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। जितने भी आपके यहाँ पे एलिमेंट्स दिख रहे हैं, जितने भी पार्ट्स आपका दिख रहा है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे गए हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप इनको इजिली पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि मैं अगर पढ़ूंगा तो चीजें काफी वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो काफी बड़ा हो जाएगा, तो मैं चाहता नहीं चीजों को पढ़ना, क्या है कि नहीं। और ऐसा नहीं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ऐसी चीजों को आपको ख्यालात को पालने की जरूरत नहीं है कि नहीं। अगर मैं चाहूं तो 4-5 घंटे का भी लेक्चर ले सकता हूं इस पर, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको कम से कम समय में बेहतर से बेहतर चीजें प्रोवाइड कराई जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन फाइल ओरिएंटेड सिस्टम एंड डेटाबेस ओरिएंटेड सिस्टम। अब सबसे पहले आप शिवानी बुक के पीडीएफ को देखेंगे, नोट्स को देखेंगे या फिर बुक को देखेंगे, तो आपको इतना लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे एक आसान तरीका ये है, आप गूगल पे जाइए, टाइप कीजिए व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फाइल ओरिएंटेड सिस्टम एंड डेटाबेस ओरिएंटेड सिस्टम। चार्ट के तौर पे आपको डिफरेंस आ जाएगा, उन चार्ट्स को आपको बना लेने हैं, काम आपका खत्म। यहां से आपका जो रोल है यहाँ पे खत्म हो जाने वाला है। और अगर वहां पे समझ में ना आए तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, वहां पे चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पे एडवांटेजेस आता है डीबीएमएस का ओवर द ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, यानी जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के अंदर, यानी डीबीएमएस के अंदर ही अभी हम काम कर रहे हैं, अभी डीबीएमएस के अंदर ही हम चीजों को लिख रहे हैं। तो डीबीएमएस के एडवांटेज के नाम से आपको एक छोटा सा सब हेडिंग बना लेना है और उस हेडिंग में आपको लिखने हैं डीबीएमएस के जो एडवांटेजेस है। जैसे आपका है रिडक्शन ऑफ रिडंडेंसी, यानी जो भी रिडंडेंसी की रिडक्शन होती है वो इस डीबीएमएस की मदद से की जाती है। शेयर डेटा यहाँ पे होता है, इंटीग्रिटी यहाँ पे दिया जाता है, सिक्योरिटी पर्पस यहाँ पे मिलता है डीबीएमएस की मदद से, और साथ ही साथ डेटा इंडिपेंडेंस मिलता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मिलता है, और यहाँ पे और भी चीजें हैं। अब यहाँ पे अगला टॉपिक आता है आपका डेटा मॉडल, स्कीमा एंड इंस्टेंसेस, डेटा इंडिपेंडेंस, डेटा लैंग्वेज एंड इंटरफेसेस, और साथ ही साथ ओवरऑल डेटाबेस स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ डीबीए एंड ऑल द डिजाइनिंग प्रोसेस। ओके, तो इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नॉलेज लेने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये सारी चीजें। तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयार रहने की जरूरत है, और मैं चीजों को चल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो डेटा मॉडल है उसको आपको क्या करना है, एक हेडिंग बना लेना है और उसमें आपको पॉइंट लिखना है, क्या जो कि यहाँ पे पॉइंट दिया गया है उसमें से चीजों को आप लोग काट छाट के लिख सकते हैं। जैसा कि दिया गया है कि अ मॉडल इन एन अब्स्ट्रक्शन प्रोसेस दैट हाइड superfluous details will highlighting details pertinent to the application at hand।
आपको चीजें समझ में नहीं आई होंगी तो इस लाइन को स्किप कर देना है, यहां से लिखना स्टार्ट करना है कि डेटा मॉडल इज अ मैकेनिज्म दैट प्रोवाइड्स द एब्स्ट्रैक्शन फॉर द डेटाबेस एप्लीकेशन। यानी डेटा मॉडल एक प्रकार का मैकेनिज्म है जो प्रोवाइड करता है कि एब्स्ट्रैक्शन को किसके लिए, डेटाबेस एप्लीकेशन के लिए। अगला पॉइंट इसके अंदर लिखना है कि डेटा मॉडलिंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंटेट एंटिटीज ऑफ इंटरेस्ट एंड देयर रिलेशनशिप इन द डेटाबेस। यानी जो डेटा मॉडलिंग होता है उसका यूज रिप्रेजेंटेट करने के लिए जो एंटिटीज होती हैं उसका जो इंटरेस्ट होता है और उसके जो रिलेशनशिप होते हैं डेटाबेस के अंदर, उसके मॉडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यूज किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट अलाउ द कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन द वेरियस एंटिटीज एंड देयर एट्रीब्यूट। यानी इसका जो यूज है वो डिफरेंट टाइप ऑफ जो एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके बीच के रिलेशन को भी बताने के लिए यूज किया जाता है। ओके, और भी यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, आप पॉइंट्स को अपने अकॉर्डिंग काट छाट के लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगला जो टॉपिक इसी के अंदर आता है डेटा मॉडल्स के अंदर ही जो मेन कैटेगरीज होती हैं डेटा मॉडल्स की, वो आपके मेनली तीन प्रकार की चीजें यहाँ पे कैटेगराइज की गई हैं। ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल्स, रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल एंड फिजिकल डेटा मॉडल। ओके, तो ऑब्जेक्ट बेस्ड जो आपका लॉजिकल मॉडल होता है वो क्या होता है, इसके बारे में दिया गया है ऑलरेडी कि दीज मॉडल्स आर यूज इन द डिस्क्राइबिंग डेटा एट द लॉजिकल एंड द व्यू लेवल। यानी ये जो मॉडल होता है उसका यूज डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है डेटा को जो लॉजिकल और व्यू लेवल पे रहता है। and they are categorized by the fact that they provide the flexible structuring capabilities and allow the data constant to specify the explicitly। यानी ये कैटेगराइज किया जाता है जो फैक्ट फ्लेक्सिबल होते हैं कैपेबिलिटीज के लिए, उसके अकॉर्डिंग इसको कैटेगराइज किया जाता है। और इसके जो ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल्स होते हैं उनके भी कैटेगरीज होती हैं जिसमें आपका एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल आता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल आता है, सिमेंटिक डेटा मॉडल आता है, फंक्शनल डेटा मॉडल आता है। ओके, तो यहाँ पे एंटिटीज जो रिलेशनशिप मॉडल है उसके बारे में आपको पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे दिख रहा है, वहां पे आप देख सकते हैं सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं ऑलरेडी। और उसके साथ साथ आपका जो इसके अंदर आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल उसके बारे में भी लिखा गया है, उसके बारे में पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। आप सारे पॉइंट्स को आपको नहीं लिखना है, वही पॉइंट्स को लिखना है जो चीजें आपको ज्यादा जरूरी लगे यहाँ पे। और सेकेंड आपका आता है रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल्स। तो ये मॉडल क्या होता है, तो यहाँ पे कह रहा है कि दीज मॉडल्स आर यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग द डेटा एज अ लॉजिकल व्यू एंड द जो आपका लॉजिकल व्यू और व्यू लेवल होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्क्राइब करने के लिए जो आपका ये मॉडल होता है उसका यूज किया जाता है। बट इन कांस्टेंट यानी कांस्टेंट के आधार पे टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल्स they revolve around the records of the database and specify the overall structure of the database with the help of values of records। यानी जो भी values of records रहेंगे उनके आधार पे जो database के structures होते हैं वो होते हैं। एंड रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल्स आर सो नेम्ड, यानी जो रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल होते हैं उनके बहुत सारे नेम्स हैं। एंड सिंस द डेटाबेस इज स्ट्रक्चर्ड इन द फिक्स्ड फॉर्मेट रिकॉर्ड ऑफ द सेवरल टाइप्स, यहाँ पे टाइप भी दिए गए हैं रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल्स के, जिसमें आपका रिलेशन मॉडल आता है, नेटवर्क मॉडल आता है, हेरिडिटेड मॉडल आता है। अब ये जो आपका रिलेशनल मॉडल होता है वो क्या होता है इसके बारे में बताई गई है यहाँ पे पॉइंट, और ये आपका एक फॉर्मेशन दिया गया है, एक एग्जांपल दिया गया है। तो आपको इस सारे पॉइंट को नहीं लिखने हैं, तीन चार पॉइंट को आप इसमें से काट के लिख लीजिएगा और ये फिगर को बना लीजिएगा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि डीबीएमएस में डेटाबेस को मैनेज करना ही आपको पढ़ना है। सेकंड आपका इसी के अंदर आता है नेटवर्क मॉडल। तो नेटवर्क मॉडल आप देख सकते हैं किस तरीके से नेटवर्किंग आपके यहाँ पे फिगर के माध्यम से दी गई है। तो मैं बार बार कहता हूं कि अगर किसी सब्जेक्ट में किसी पॉइंट के अंदर किसी टॉपिक के अंदर आपको अगर फिगर मिले तो सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट लिखे ना लिखे, सबसे पहला प्रायोरिटी आपका होना चाहिए कि फिगर का बनना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पे दिया गया आप चीजों को देख सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। तो नेटवर्क मॉडल के बारे में बताया गया है। उसके बाद आपका जो हेरेडिकेट मॉडल होता है उसके बारे में भी हेरेडिकी जो है वो फॉर्म हो रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से चीजें यहाँ पे कैटेगराइज होती हैं, ये फिगर के माध्यम से दिया गया है। तो इस पॉइंट को इसको एक छोटा सा एडिंग बना के आपको लिख लेना है और उसके अंदर फिगर बना देना है। उसके बाद फिजिकल डेटा मॉडल्स क्या होते हैं वो भी आपके बताए गए हैं। उसके बाद स्कीमा क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी ज्यादा पॉपुलर टॉपिक है ये, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ये पूछे जाते हैं, तो इसको तो किसी भी हाल में मिस करने की जरूरत नहीं है। अब वो होता क्या है, तो यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा पॉइंट दिया गया है, फिलहाल मैं चीजों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। स्कीमा इज द लॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटायर डेटाबेस, यानी जो हर एक डेटाबेस होता है उसके लॉजिकल डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करने के लिए स्कीमा का यूज किया जाता है। एंड दैट इज द ओवरऑल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड द डेटाबेस स्कीमा, यानी ये ओवरऑल जो डिजाइन होता है डेटाबेस का उसी के लिए यूज होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डेटाबेस स्कीमा कहते हैं। एंड इट इज चेंज रियरली, यानी ये रेयरली केसेस में चेंज होते हैं। एंड थर्ड पॉइंट यानी अगला पॉइंट जो आपका कह रहा है कि द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द फाइल्स फॉर एन इंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज एन एग्जांपल ऑफ द स्कीमा, यानी जो अरेंजमेंट होता है फाइल्स का जो एक इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है वो एग्जांपल हो सकता है एक स्कीमा के लिए। ओके, अब यहाँ पे और भी चीजें दी गई हैं स्कीमा के रिलेटेड कि डेटाबेस सिस्टम्स
have several schema partitioned according to the level of abstraction, यानी level of abstraction के आधार पे जो schemas होते हैं डेटाबेस के अंदर उनको अलग अलग भाग में बांटा गया है। एंड एट द लोएस्ट लेवल इन द फिजिकल स्कीमा, एट द इंटरमीडिएट लेवल लॉजिकल स्कीमा, यानी जो लोएस्ट लेवल होता है उस पे फिजिकल स्कीमा होता है, इंटरमीडिएट लेवल पे आपका लॉजिकल स्कीमा होता है, और हाईएस्ट लेवल पे क्या होता है, सब स्कीमा होता है, जिसे हम लोग एक्सटर्नल स्कीमा भी कहते हैं। जनरली जो डेटाबेस सिस्टम होता है वो सपोर्ट करता है एक फिजिकल स्कीमा को, वन लॉजिकल स्कीमा को और सेवरल सब स्कीमा को। ओके, और यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है कि इंटरनल स्कीमा क्या होता है, एक्सटर्नल स्कीमा क्या होता है, सारे पॉइंट ऑफ व्यू पे यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं, सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप उनको अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। अब जो वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक आता है, आपको एक हेडिंग बना लेना है, 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। ये काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये आपका फिगर दिया गया 3 जो आपका स्कीमा आर्किटेक्चर है ये फिगर दिया गया है, एक्सटर्नल व्यू आपका दिया गया है, कंसेप्चुअल स्कीमा है, आपका इंटरनल स्कीमा है, और आपका जो स्टोर डेटाबेस है वो दिया गया है। अब इंटरनल लेवल क्या होता है, कंसेप्चुअल लेवल क्या होता है, एक्सटर्नल और व्यू लेवल क्या होता है, सारे लेवल्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप सारे लेवल्स को अच्छी तरीके से देख सकते हैं, और इन पॉइंट्स को थोड़ा सा आपको स्किप करना है। आप यहाँ पे देखिए, उसके बाद डेटा इंडिपेंडेंसी क्या होता है ये भी आपके सामने लिख के आ जाएगा, क्योंकि ये भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन काफी इंपॉर्टेंट और काफी जरूरी टॉपिक है ये, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको मिस नहीं करना है। ओके, अब यहाँ पे डेटा कंट्रोल लैंग्वेज जिसे हम लोग डीसीएल कहते हैं, ये भी काफी पॉपुलर टॉपिक है। डीसीएल आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्टली देखने को मिलता है, तो इस टॉपिक को भी आपको लिखना है। अगर हो सके कि अगर आपको इस बुक का लैंग्वेज समझ में नहीं आया डीसीएल के लिए, तो आप डायरेक्टली गूगल कर सकते हैं डीसीएल, डीएमएल एंड साथ ही साथ डीडीएल, काफी इंपॉर्टेंट, जिसे हम लोग डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज एंड डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कहते हैं। ये तीनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, तो इन तीनों टॉपिक का जो डिस्क्रिप्शन है प्रॉपर आपको गूगल पे मिल जाएगा, बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे आपको, आप वहां पे देख के अच्छी तरीके से उनको तैयार कर सकते हैं। इस बुक को मैं रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा इस टॉपिक के लिए, क्योंकि ये टॉपिक काफी बेहतरीन है और इस बुक में उस तरीके का जो डिस्क्रिप्शन है नहीं दिया गया है, बहुत काफी कॉम्प्लेक्स तरीके से दिया गया है। उसके बाद डीबीए आता है, जिसे हम लोग डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये होता क्या है, तो इसमें दिए गए हैं कि the data administrator is a person who makes the strategic and policy decision regarding to the data of the enterprises, and the database administrator is the person who provide the necessary technical सपोर्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग दोज डिसीजन। यानी जो डीबीए होता है वो एक प्रकार के पर्सन होते हैं जो बेसिकली चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिसीजन प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एंड दस डीबीए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द सिस्टम एट टेक्निकल लेवल। यानी जो डीबीए होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जो भी ओवरऑल कंट्रोल होता है किसी भी सिस्टम का टेक्निकल लेवल के लिए, उसके लिए। और यहाँ पे और भी चीजें दी गई है कि ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन फॉर यूजिंग द डीबीएमएस इज टू हैव द सेंट्रल कंट्रोल ऑफ बोथ द डेटा एंड द प्रोग्राम दैट एक्सेस दोज डेटा। यानी डीबीएमएस में बेसिकली इसका यूज डेटा को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, स्ट्रक्चर करने के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि डेटा एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर आते हैं, इन सारे फंक्शंस का लिखना भी जरूरी है। जिसमें सबसे पहला आपका स्कीमा डेफिनेशन है, सेकंड आपका स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एक्सेस मेथड डेफिनेशन, डिफाइनिंग इंटीग्रिटी, कांस्टेंट सिक्योरिटी, और उसके साथ साथ आपका इंटरनल मार्केटिंग, मैनेजिंग डेटा डिक्शनरी, मॉनिटरिंग डीबीएमएस परफॉर्मेंस, सिलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, डेटा बैकअप एंड रिकवरी, सारे टॉपिक्स यहाँ पे अच्छी तरीके से दिए गए हैं, इसको आपको लिख लेना है। उसके बाद डोमेन कांस्टेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो डोमेन कांस्टेंट को भी आपको लिख लेना है, इसको मिस नहीं करना है। डोमेन कांस्टेंट भी आप लिख सकते हैं, क्या लिखना ही है किसी भी हाल में। उसके बाद ईआर डायग्राम आता है, जिसे हम लोग एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहते हैं, लेकिन उससे पहले एंटिटीज और एट्रीब्यूट को जानना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं एंटिटीज क्या होती हैं, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, आप इन पॉइंट्स को देख के समझ सकते हैं, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए चीजों को आप देख लीजिएगा गूगल पे। और ईआर मॉडल क्या होता है यहाँ पे दिया गया, जिसे हम लोग ईआर मॉडल यानी एंटिटी रिलेशन मॉडल कहते हैं। ये एक प्रकार का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है फॉर द डेटाबेस लॉजिकल एंड इंक्लूड अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल एंटिटीज एंड रिलेशनशिप एंड कांस्टेंट। यानी जो भी एंटिटीज होती है उनके कंप्लीट डेफिनेशन को डिफाइन करने का काम करता है ईआर मॉडल। और अगला पॉइंट कह रहा है द ईआर डेटा मॉडल इज बेस्ड ऑन द perception of a real world that consists a set of basic object called entities and of relationship among those object। यानी जो ईआर डायग्राम होता है वो डेटा मॉडल बेस्ड होता है किस पे, जो आपके परसेप्शंस होते हैं उनके आधार पे ये आधारित होता है, और ये कंसिस्ट करता है सेट ऑफ बेसिक ऑब्जेक्ट्स को जिसे हम लोग एंटिटीज कहते हैं, और रिलेशनशिप जो उन सारे ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है वो यहाँ पे यूज किया जाता है। एंड अगला पॉइंट है कि इट वाज डेवलप्ड टू फैसिलिटेट डेटाबेस डिजाइन बाय अलाउइंग द स्पेसिफिकेशन ऑफ एन इंटरप्राइज स्कीमा। यानी जो इंटरप्राइज स्कीमा होता है
उसके जो फैसिलिटीज होती है उनको डिफाइन करने के लिए इसका यूज किया गया, इसको डेवलप किया गया, जो रिप्रेजेंटेड करता है ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस के लिए। ओके, अब यहाँ पे एंटिटीज क्या होती हैं, रिलेशनशिप एट्रीब्यूट क्या होता है, सारी चीज यहाँ पे दी गई है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, डायग्राम फॉर द वीक एंटिटी रिलेशनशिप। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस डायग्राम को बनना बेहद जरूरी है। आप चीजों को पढ़ने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए चीजें पढ़ सकते हैं, लेकिन लिखिएगा मत, लिखने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। फिगर का रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, तो फिगर आप बना लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे और भी चीजें हैं, जैसे कि व्हाट इज द एंटिटी एंड एट्रीब्यूट, एंटिटी क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे सारी चीजें दी गई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर दिया गया है, ईआर डायग्राम यूजिंग अ सुटेबल एग्जांपल, सुटेबल एग्जांपल भी दिया गया है, जिससे आपका रेक्टेंगल रिप्रेजेंटेड एंटिटी सेट, एलिप्स रिप्रेजेंटेड एट्रीब्यूट, जो आपका डायमंड होगा वो किसको रिप्रेजेंटेड करेगा, रिलेशनशिप सेट को, लाइंस लिंक एट्रीब्यूट टू एंटिटी सेट एंड एंटिटी सेट्स टू रिलेशनशिप सेट। ओके, और डबल एलिप्स क्या रिप्रेजेंटेड करेगा, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत सारे फिगर्स आपको मिलेंगे। डबल लाइन इंडिकेट करेगा टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ एन एंटिटी इन दैट रिलेशनशिप सेट, एंड अंडरलाइन जो डिनोट करेगा किसको, प्राइमरी की एट्रीब्यूट को उस एंटिटी सेट के लिए, और जो डबल रेक्टेंगल होगा वो रिप्रेजेंटेड करेगा वीक एंटिटी सेट को। बहुत सारी चीजें हैं जो कि जाननी है आपको डीबीएमएस के अंदर, तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि डीबीएमएस को पूरी ईमानदारी के साथ आपको पढ़ना है। अगर आपको बेहतरीन प्लेलिस्ट अगर यूट्यूब पे मिल जाए तो उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि डीबीएमएस आपके इन फ्यूचर अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं तो डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए डीबीएमएस का अंडरस्टैंडिंग बेहद जरूरी है, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे ईआर मॉडल काफी इंपॉर्टेंट है, तो ईआर डायग्राम को आपको बनाना है। जैसे कि हॉस्पिटल जो सिस्टम होता है, हॉस्पिटल के रिगार्डिंग जो ईआर डायग्राम होता है कैसे बनता है, और उसके रिगार्डिंग आपको तैयारी करने की जरूरत है, किस तरीके से वो चीजें होती हैं, किसी स्कूल के रिगार्डिंग, कॉलेज के रिगार्डिंग ईआर डायग्राम कैसे बनता है, वो चीजें आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। ओके, उसके बाद आपको मैपिंग, जो आपका कार्डिनलिटीज होता है, पार्टिसिपेशन कांस्टेंट होता है, एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस होता है, ये सारे टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैपिंग कार्डिनलिटीज में जो आपके फॉलोइंग टाइप्स होते हैं, जिसमें वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू वन, मेनी टू मेनी, और जो आपका पार्टिसिपेशन कांस्टेंट होता है, पार्टिसिपेशन कांस्टेंट भी दिया गया है, एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस भी दिया गया है, सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, आप इनको लिख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होता है, वीक एंटिटी क्या होता है, रिलेशनशिप सेट क्या होता है, उसके साथ साथ आपका जो आपका जनरलाइजेशन होता है वो क्या होता है, वो सारी चीज आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए फिगर के साथ। ईआर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ईआर डायग्राम को मैं बार बार इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये छूटना नहीं चाहिए, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, इसके बाद एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रिलेशनल डेटा मॉडल इन ब्रीफ। तो आपको रिलेशनल डेटा मॉडल के नाम से एक हेडिंग को बना लेना है, और उस हेडिंग के अंदर रिलेशनल डेटाबेस के बारे में, डेटा मॉडल के बारे में जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को आपको ऐड कर देना है। और इसी के साथ हमारा जो यूनिट नंबर 1 का सफर है कंप्लीट होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है यूनिट 1 के रिगार्डिंग समझ में आ गया होगा, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और अपने इम्प्लीमेंटेशन को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयार कीजिए अपने नोट्स को। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से नोट्स को एक्सेस करते हैं तो और भी आपके लिए बेहतरीन है कि नहीं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स से चीजों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी चीजों का फायदा उठा सके। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।